बारात चलने के पहले दूल्हा नदारत। ही साथियों, इजराइल के साथ यही हुआ। बारात चलने के पहले दूल्हा नदारत। राफा पे इन्वेजन करने का जो इजराइल ने थ्रेट दिया था, उसके पहला चरण आज ही हो गया। किसी को पता भी नहीं चला, कोई खबर नहीं, कुछ नहीं, पर राफा पे हमला, आज पहला हमला शुरू हो गया। जब अभी इजराइल कह रहा था कि अभी कुछ देर हम और बात करेंगे। अमरीश मिश्रा स्पीक्स में आपका स्वागत है और आपको हम हैरत अंगेज एक चीज बताने वाले हैं कि उस हमले में क्या हुआ। आखिर क्या हुआ उस हमले में? दरअसल आपको बताना चाहते हैं कि हमास ने इजराइल की लुटिया डुबो दी, क्योंकि इसमें जो 50 कमांडो राफा के अंदर घुसे थे, मैंने कहा था आपसे कि वहां पर एक राउंड अबाउट है जो धंसा हुआ है और उसी पे हमास पोजीशन लेगा। एंड Hamas ambushed IDF. It is one of the biggest news which is currently in the air. It has not been published by anyone. इसका जो ऑफिशियल रिकग्निशन है वो अभी एक दो दिन में आएगा। लेकिन उसके पहले क्या हुआ? उसके पहले इजराइल के 50 कमांडो, बिल्कुल वेल ट्रेन्ड, जो लंबे समय से ट्रेनिंग कर रहे हैं। गाजा से आप जानते हैं कि आईडीएफ ने इजरायली सोल्जर्स को हटाया और उनको लगाया कैंप्स में, और वहां पर उनकी जो जो पूरी ट्रेनिंग कराई, स्पेशल ट्रेनिंग, जिसमें राफा जैसे डेंस अर्बन जंगल में, जहां पर करीब 5 लाख लोग, कुछ लोग 1 मिलियन कहते हैं, वो लोग हैं, कैसे घुस के वहां पर वो हमास के टनल्स को मारेंगे, कैसे घुस के वहां लोग हमास को मारेंगे और हमास के लोगों को पकड़ेंगे। जबकि सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि हमास ने पहले ही कह रखा है कि हम तो तुम्हें बेत हनून नॉर्थ गाजा में भी मार रहे हैं। आज तक आज स्ट्राइक हुई, और अगर तुम्हें हम बेत हनून गाजा में मार रहे हैं, नॉर्थ गाजा में मार रहे हैं, तुम कह रहे हो कि राफा में केवल हमारी 4 बटालियन है, तुम झूठ क्यों बोलते हो इतना? ये बात देखिए, ये इस पूरे मुकाम की, ये जो पूरा एक जंग आजादी चल रही है गाजा में, फिलिस्तीन में, अब तो अमेरिका पहुंच गई इसकी आग। अमेरिका में हजारों छात्र सड़क पे हैं, पुलिस से लड़ रहे हैं, उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं, और उसके बारे में मैंने पिछले 2 वीडियोस में आपको बताया, लेकिन आप लोगों ने तवज्जो नहीं दी। मुझे शिकायत है आप लोगों से, आप लोगों ने तवज्जो नहीं दी। आप लोगों ने कहीं ना कहीं उस चीज को, उसकी अहमियत नहीं समझी। देखिए साथियों, ये वीडियो खून पसीने से बन रहे हैं, ये वीडियो बहुत ही कठिन परिस्थितियों में बन रहे हैं। इसमें कहीं से भी किसी इकोनॉमिक उसका कोई सवाल ही नहीं है। इन वीडियो को बनाने के लिए बल्कि हम लोग सैक्रिफाइस कर रहे हैं अपना स्पेशल टाइम। इस समय इलेक्शन पे मुझे बोलना चाहिए था, लेकिन क्योंकि फिलिस्तीन और हमास की उसमें कोई खबर नहीं देने वाला है, सिंपल खबर नहीं देने वाला है कोई। और उसके साथ साथ दूसरी बात, अभी देखिए घटना घटी है, 50 इजरायली कमांडो राफा में घुसे और उसके बाद उन्हें वहां खदेड़ दिया गया। इतनी बड़ी चीज जो अरबिक चैनल्स दिखा रहे हैं, लेकिन इंग्लिश या हिंदी किसी भी उसने इस चीज को नहीं पकड़ा। जबकि सब लोग, जब से मैंने खबरें शुरू की 7 अक्टूबर के बाद से, तो अधिकांश चैनल के लोग एक तो मेरा वीडियो उठाने लगे, दूसरी बात वो टेलीग्राम में ढूंढ के हमास की खबरें, इसकी खबरें, उसकी खबरें। लेकिन इस तरह से नहीं चलता है भाइयों, ये तरीका नहीं है। आप टेलीग्राम चैनल पे जाके आप देखेंगे कि उसने क्या पोस्ट किया। एक तो लोगों को अगर पॉलिटिकल समझ नहीं है, किसी को आपने लगा दिया कि कौन, देखो ये मेहनत का काम है, इतने सारे उनके डिस्पैचेस आते हैं, उनको पढ़ना, एनालाइज करना, उनको कंफर्म करना, ये सबके बस की बात नहीं है। तो एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है इस समय कि जो इस तरह के चैनल है, जैसे एक कड़क चैनल है, एक कोई सड़क चैनल है, पता नहीं, मैं एक बात बता रहा हूं कि ये सारे चैनल जो हैं, ये जो मैंने शुरू किया उसको फॉलो करके, ये एक हिंदी में मतलब हिंदी में और कुछ उसको लेके मेरे पोस्ट होते थे एक्स पे, उसको लेके और सारी चीजें ये लोग कर करके। लेकिन ये आप नहीं कर सकते हैं। आप, ये वही स्थिति हो गई कि आपके सामने इम्तहान आपका है, आपके सामने किताब रख दी गई है, फिर भी आप किताब पढ़ के भी आप जवाब नहीं दे पा रहे हो। ये जो बात है, क्योंकि उसको समझने के लिए कि इस क्वेश्चन के क्या जवाब होगा, आपको कितना पढ़ना पड़ेगा, आपको कहां पढ़ना पड़ेगा आपको, और ये भी नहीं कि बहुत ज्यादा आप पढ़िए, आपको वो पॉइंट पकड़ना होगा जो किसी भी घटना का मर्म होता है। इसके लिए जर्नलिज्म
की एक ट्रेनिंग चाहिए इसके लिए जर्नलिज्म में, और उस तरह के जर्नलिज्म की ट्रेनिंग नहीं जो कि ये आजकल जो 5 स्टार स्टूडियोज में होती, नहीं। जर्नलिज्म की वो ट्रेनिंग जब आपने जूते घिसे हो, आप गाँव गाँव, जैसे मैं गया था टाइम्स ऑफ इंडिया का, जब मैं रिपोर्टर था 90s में, जो पूरा मंडल कमीशन का मूवमेंट चला था, जो राम मंदिर आंदोलन चला था, उसको लेके जो हमारी कवरेज थी 1990s में टाइम्स ऑफ इंडिया में, मैं उस समय दिल्ली टाइम्स, सीधे सीधे दिल्ली टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए लिखता था। दिलीप पटगांवकर एडिटर थे, उनको सीधे रिपोर्ट करता था। और वो जो एक मेरा बेस बना है, उसने आज तक मैं कई जगह ग्राउंड, मतलब इतनी पकड़ हो गई ग्राउंड की कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है वो मैं तुरंत पकड़ लेता हूं। क्योंकि इस चीज को समझना कि एक 4 लाइन की न्यूज आ रही है, उस 4 लाइन की न्यूज में क्या लिखा है, उसमें क्या उसके इंप्लीकेशन है। क्योंकि बहुत सारी खबरें जो हमास है वो हमास इनडायरेक्टली देता है। इस चीज को आप समझ ही नहीं पा रहे हो। आप ये बताओ, मेरा जो एक्स हैंडल है वो बैन हो गया, वो 2 बार सस्पेंड हुआ, फरवरी में सस्पेंड हुआ, अभी फिर सस्पेंड हो गया परसों। 2 दिन से मैं सस्पेंडेड चल रहा हूं। नेल्सन मंडेला के पोते का इन्होंने हैंडल सस्पेंड कर दिया। उसके बाद आप देखिए, अल कासिम ब्रिगेड्स ने एक अपना एक्स में शुरू करना चाहा, उसको सस्पेंड कर दिया। आप हर जगह तो सस्पेंड किए जा रहे हो। टेलीग्राम क्योंकि रशा का है, उसका ओरिजिन रशा में है, इसलिए टेलीग्राम में आप हमास की खबरें आती हैं, लेकिन वो खबरें, उनमें बहुत सारा बिटवीन द लाइंस होती है। वो लोग लिखते हैं इस बात को कि हम सारी चीजें सिक्योरिटी रीजन से नहीं बता सकते, क्योंकि अपने लोगों को वो दोनों एक्सपोज करेंगे। ये जो टेलीग्राम चैनल है, ये तो इजरायली इंटेलिजेंस के लोग भी पढ़ते हैं ना, और वो ज्यादा समझदार हैं यहाँ भारत के पत्रकारों से। तो वो लोग जब पढ़ते हैं तो वो लोग पढ़ के वो लोग उसको समझ के, और वो जो चीज अगर वो साफ साफ बोल दे, अगर हमास साफ साफ बोल दे, से यही बात है 50 कमांडो जो गए और जो पीछे जो उनको मार के भगाया हमास ने, हमास ने एक दूसरी भाषा में कहा। हमास की जो भाषा है वो, उस पर मैं एक अलग से कभी वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको उसको पढ़ के सुनाऊंगा और उसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है। लेकिन उसके बाद, उन खबरों को पढ़ने के बाद आपके पास सोर्सेज होने चाहिए। मैं जब उन खबरों को पढ़ता हूं तो सोर्सेज जो मेरे जॉर्डन में हैं, सोर्सेज जो मेरे पैलेस्टाइन में हैं, वहां पर जाके मैं उनसे बात करके मैं कंफर्म करता हूं। मैं फिलिस्तीन जा चुका हूं। मैं दुबई में जब था 2015-2016 में, मैं जॉर्डन जा चुका हूं, मैं फिलिस्तीन जा चुका हूं। मैंने वहां के चीजों को देखा। और जब आप जाते हैं कहीं और उसके बारे में चाहे 4 साल बाद आप रिपोर्ट कर रहे हो, कुछ घटनाएं घट रही हैं आप तो, लेकिन जो जगह आप जा चुके हैं, स्पेशली कॉन्फ्लिक्ट जोन में क्या होता है ना, एक अजीब तरह की कशिश होती है। जो उसमें जो आप लड़ाकों से मिलते हैं, आपको समझ में आता है कि ये असली लोग हैं। ये पिक्चर नहीं है कि मतलब जिसमें हीरो तर मारता चला जा रहा। असली लोग सामान्य लोग हैं। ये लोग अपना परिवार चाहते हैं, एक सुख शांति चाहते हैं, लेकिन जंग आज़ादी की लड़ाई में इन्होंने सब कुर्बान कर दिया। और उनका माइंडसेट क्या है, वो मुस्कुराते रहते हैं, वो रोते नहीं हैं। उनको दुख भी होता है, आंसू, ऐसा नहीं है आंसू नहीं निकलते, आंसू निकलना एक बात है, लेकिन रोना दूसरी बात है। रोते वो नहीं है। और वो लोग बिल्कुल आप एकदम जैसे समान लोगों को आप देखिएगा, कोई समान जैसे बैंक में काम कर रहे हैं लोग, ठीक है। कहीं पर भी आप देखिए इनकम टैक्स जो ऑफिशियल्स हैं, इस तरह के जो लोग आप देखिएगा भारत में, जो एकदम इनकॉग्निटो काम कर रहे हैं, कपड़े वपड़े ठीक पहने रहते हैं, ये करते हैं, उसी तरीके से हमास के फाइटर्स हैं सारे। और उनको आप कभी नहीं समझ पाएंगे कि जो बगल में बैठा आपके जो वहां की चाय, एक स्पेशल जो चाय होती है मिडिल ईस्ट की, वो पी रहा है, वो हमास का फाइटर है। आप कभी नहीं बता सकते जब तक आपको कोई बताए ना। फिर जब मुझको जो लोग ले गए थे, उन्होंने जब मुझको इंट्रोड्यूस किया, मैंने उनके साथ समय बिताया, उनकी जिंदगी समझने की कोशिश की। जब जो थायर कायद, जो उसमें वो जो लड़ाई हुई थी, जो बैटल ऑफ द जिसको हमने आपको बताया था 2002 में, जब एक अकेले फिलिस्तीनी थायर कायद ने करीब 10 आईडीएफ के लोग और सेटलर्स को मार गिराया था और 10 को और घायल कर दिया था, और एक ही उसके पास गन थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर एरा की। तो वो जब मैं गया था 2015-2016 के बीच, तो मैंने जाके उसके घर में उसके लोग, उसके जो रिलेटिव्स हैं, उनसे बात की, किस तरह का आदमी था वो।
वो उस फायरिंग के बाद, इतना बड़ा कांड करने के बाद, जिसको इजराइल ने सोचा हजारों फिलिस्तीनी हैं, ये 2002 का जो कांड है, जो वैली ऑफ द थीव्स कहा जाता है, उसका जो अरबिक में जो एक नाम है, क्योंकि जो हरामी शब्द है वो अरबिक से आया है हमारे यहाँ, लेकिन हमारे यहाँ उसका दूसरा कनोटेशन है, वहां पर उसको थीव्स कहते हैं। तो वैली ऑफ द थीव्स एक वहां पर रमाल्ला और उसके बीच में वहां पर एक वैली है। तो वहां पर वो जो लड़ा, और उसने लड़ने के साथ साथ जो उसने काम किया, और ये किसी को नहीं पता, मैंने जाके उसके घर में पता किया कि उस लड़ाई के बाद वो जाके वो घर गया, 20 लोगों को, और पूरे इजराइल में नहीं पूरी दुनिया में ये हो रहा है कि बहुत बड़ा कांड हो गया और बहुत बड़ा, और अकेला लड़का 20-22 साल का, वो जाके अपने घर में उसने शावर लिया, खाना खाया और सो गया। ये होती है। आप लोग ये थोड़ी ना है कि इस तरह से लिख के कोई आता है कि भाई देखो हम बहुत बड़े वॉरियर हैं और ये है। ये कोई केजीएफ पिक्चर या कोई पुष्पा पिक्चर थोड़ी ना है। वो ठीक है, उन पिक्चरों का अपना अलग महत्व है, कोई एनिमल पिक्चर थोड़ी ना है वो। मैं पिक्चरों का कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं बस इतना कह रहा हूं कि जो फाइटर्स होते हैं, और क्या हुआ अभी, आज क्या हुआ, आज यही हुआ कि जो 50 कमांडो जो इजराइल ने भेजे थे वो पहचान ही नहीं पाए, क्योंकि उनके दिमाग में ये सब नए ट्रेंड लोग हैं जो हमास से लड़े थे 2008-2014 में, वो ये नहीं थे, ये नए ट्रेंड लोग थे। इनको जो बताया गया था, अब देखिए इजराइल कहां फंस रहा है, इनको जो बताया गया था कि हमास के लोग ऐसे, क्योंकि सिविलियन वहां बहुत है, राफा में सिविलियंस बहुत है, तो तुम कैसे समझोगे कौन हमास का कौन नहीं। तो उनको समझाया गया था कुछ इस तरह की चीजें हैं, हमास के जो लड़ाके हैं जब सिविलियन एरियाज में छुपे रहते हैं तो वो इस तरह की हरकत करते हैं, वो ऐसे इशारे करते हैं, वो ये करते हैं। लेकिन जब इजरायली कमांडोज पहुंचे वहां पर, और इजरायली कमांडोज भी प्लेन क्लोथ में थे, वो कमांडो के किसी ड्रेस में नहीं थे, क्योंकि ये एक ऑपरेशन था जिसमें उनको जाके एक पहली स्ट्राइक करनी थी, राफा की लड़ाई का ऐलान होना था, पूरा वो प्लान खत्म हो गया। आज जो मैंने वीडियो बनाया था, बेन गिवर जो इजराइल की इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्टर हैं, वो घायल पड़े हुए हैं, अभी भी घायल है। ये बात अभी इन्वेस्टिगेट हो रही है कि अंदरूनी लड़ाई की वजह से वो है कि हमास ने किया। उसके बाद ताबड़तोड़ नेतन्याहू ने उस घटना से ध्यान हटाने के लिए 50 कमांडो भेज दी, और वो भी मतलब प्लेन क्लोथ्स में, और वो पूरा हथियारों से लैस थे, आधुनिक हथियारों से, और उन्होंने एक जगह इकट्ठा होकर जैसे ही उन लोगों ने हमास पे हमला किया, जो वो समझ रहे थे कि हमास के लोग हैं, तो वो बिल्कुल सिविलियंस निकले। उन सिविलियंस को, इनको मनाही थी कि आप सिविलियंस को, अगर आपको जरा भी शक है तो गोली मत चलाना। इन लोगों ने फिर भी गोली चलाई, उसमें करीब 13 सिविलियंस हर्ट हो गए, लेकिन कोई मारा नहीं गया। और जैसे ही वो 13 सिविलियंस हर्ट हुए, और वो जो धंसा हुआ जो एक चौराहा है राफा का, जैसे उसके आगे ये कांड हुआ, और उसके पीछे से हमास के लोग निकल आए, टनल से निकले। और टनल से इस बार जो निकले, वो आप मेरे जो वीडियोस हैं कुछ, जो अब तो मेरा हैंडल सस्पेंडेड है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा वो। उसमें हमने कुछ तो यूट्यूब पे भी शुरू में हमने कुछ डाले थे। लेकिन देखिए बात यह है कि जिस तरीके से ये पूरा इंसिडेंट हुआ, पीछे से हमास के लोग आए, उन्होंने अपना जो उनकी वेशभूषा थी बिल्कुल समान लोगों की थी, और उन समान लोगों की जो वेशभूषा में उन लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी। और वो फायरिंग जो है इतनी टारगेटेड थी, इतनी प्रिसाइज थी। अच्छा, फायरिंग भी कैसी कि एक लाइन आ रही है, एक कतार आ रही है, जैसे मान लीजिए 4 फाइटर्स की एक कतार है, उसने मारा वो पीछे गया, दूसरी कतार आई, उसने मारा वो पीछे गया, वो तर गोली इस तरह से नहीं चली, वो दूसरे, और इस तरह से हमास को लड़ते हुए इजरायली फोर्सेस ने, आईडीएफ ने कभी देखा ही नहीं था। उसने हमास को लड़ते हुए कैसे देखा कि वो टनल से निकल के मारा उन्होंने एक आरपीजी, और वापस टनल में, तो उनका टैंक, इजराइल का टैंक उड़ गया। इजराइल के सैनिक हैं, जो सारे वीडियोस जो हैं आपने भी देखे होंगे, तो वो जो इजरायली टैंक्स हैं, उसके साथ साथ जो सैन्य सभाएं हैं, जो इजरायली फोर्सेस वहां पर है, उनको मारा और पीछे हट गए, मतलब आरपीजी से मारा, बड़े बड़े वेपन से, और उसको करके तो अब ये, या फिर हाथ से रखा, जो कई टैंक्स पे हाथ से रखा उन लोगों ने। तो ये तरीका ये लोग अभी तक समझे थे, ये लोग नहीं जानते थे कि एक प्रॉपर फॉर्मेशन में भी हमास लड़ सकता है। अब बताइए,
मतलब मुझे यहाँ बैठ के ताज्जुब हो रहा है कि इजराइल जो है वो मतलब अंदर से जब वाकई जब आप हथियार और सेना वगैरह जब डिफेंस आपके लिए बिजनेस हो जाता है तो आपका पूरा के पूरा आपकी आर्मी बैठ जाती है। इंडिया में इसी का खतरा है, अभी हुआ नहीं है लेकिन खतरा इसी का है। ये जो अग्निवीर स्कीम आई है और जिस तरीके से मोदी ने कोशिश की कि अभी बहुत ही कम कर पाया, ऐसा नहीं कि बहुत बड़े स्तर पे कुछ कर दिया हो, अभी तक नरेंद्र मोदी ने ये सब चीजें कोई बहुत बड़े स्तर पे नहीं की, लेकिन शुरुआत तो हो ही चुकी है ना। और ये जो शुरुआत है ये कहां तक जाएगी? ये अल्टीमेटली आर्मी को अगर आप बिजनेस बना दोगे या डिफेंस सेक्टर को बिजनेस बना दोगे, तो डिफेंस सेक्टर जब बिजनेस बन जाता है तो यही होता है जो इजराइल में हो रहा है कि आपको यही नहीं समझ में आता कि जो आपके सामने जो लोग खड़े हैं वो अपनी टैक्टिक जरा सी बदल दें, आप घबरा जाते हैं। और वही हुआ आज जब हमास ने एक डिसिप्लिन तरीके से, उनको आइडिया ही नहीं था, उनको ये था कि हमास गुरिल्ला तरह से लड़ेगा और मार के पीछे हटेगा, हिट एंड रन। लेकिन हमास ने क्या टैक्टिक्स अपनाए? हिट एंड स्टे, हिट एंड स्टे। उन्होंने मारा, पीछे हटे, उसमें 4 लोग नेक्स्ट कतार की आई, वो पीछे हटी, उसके बाद एक बड़ी 12 लोगों की कतार आई, उसने मारा, लड़ी। ये लड़ाई जो थी ये इजराइल सैनिकों को मारने की नहीं थी, ये संदेश देने की लड़ाई थी। आप देखिए, आप हमास की थिंकिंग, साइकोलॉजिकल गेम देखिए, आप किस लेवल का यहां पर हो रहा है। हमास ने इस चीज को जो किया, ये उनकी पॉलिटिकल सोच और उनकी रणनीतिक सोच ये है कि हम एक ऐसा कांड करेंगे जिसमें इजरायली सोल्जर्स राफा में जो घुसने वाले हैं, जो ट्रेंड हैं और जिसके बारे में इंटेलिजेंस, अब सोचिए जो ये सीक्रेट ऑपरेशन होना था, जो पहला ऑपरेशन 50 कमांडो जो इजराइल के गए, इसके बारे में खबर कैसे लीक हुई? इसके बारे में खबर भी जो इजरायली सोर्सेस का कहना है, वो खबर भी हमास ने आईडीएफ के अंदर से ली। अब आप बताइए, इसका मतलब है कि वहां पर आईडीएफ में कुछ इजरायलीज हैं जो हमास के साथ है। और 7 अक्टूबर में भी ऐसा हुआ था, 7 अक्टूबर में भी ऐसा हुआ था। अच्छा, उसमें क्या है कि पीएफएलपी जो एक कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो हमास के साथ उतना ही मजबूत है, हमास की तरह, हमास की खैर सरकार है वहां पर, वो चुन के आए थे 2006 में, वो सब है, लेकिन इस समय पीएफएलपी और हमास बिल्कुल बहुत ही क्लोज हो गए, जो मैंने आपसे कहा था, लेफ्टिस्ट एंड इस्लामिस्ट हैव काइंड ऑफ क्लोज्ड रैंक्स। तो वो जो पीएफएलपी है उसके पास एक बहुत बड़ा नेटवर्क, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इजराइल भी है और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इजराइल खत्म हो गई है, कुछ उसमें अब बचा नहीं है, उसके साथ ज्यादातर लीडर बाहर रहते हैं, कभी कभार आते हैं, इलेक्शन में भी वो कुछ खास नहीं कर पाते, लेकिन उनका नेटवर्क है उनके, क्योंकि एक समय जो इजराइल की कम्युनिस्ट पार्टी थी स्ट्रांग थी, वो 60s-70s में, और इजराइल में आंदोलन चला था जो इजरायली ब्लैक पैंथर्स है। अब इजरायली ब्लैक पैंथर्स कौन है? मैंने एक बार आपको एक वीडियो में बताया था, लेकिन दोबारा बता रहा हूं कि इजरायली ब्लैक पैंथर्स वो इजरायली थे जो खासतौर पे अफ्रीका से आए हुए, जो अफ्रीकन ओरिजिन के जूस और जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था इजराइल में, इन्होंने ब्लैक पैंथर्स जो अमेरिका में जो अश्वेत लोग थे, जो अश्वेत जो ब्लैक्स थे, उन्होंने जो रिवोल्ट किया था, ब्लैक पैंथर उनका ऑर्गेनाइजेशन। तो उसी तर्ज पे इजराइल में इजरायली ब्लैक पैंथर्स एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया टू फाइट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट जूस ऑफ अफ्रीकन ओरिजिन, स्पेसिफिकली अफ्रीकन एंड अ फ्यू एशियन कंट्रीज। और ये जो अश्केनाजी जूस हैं जो कि यूरोप से आए हैं, जिसमें नेतन्याहू भी है और ज्यादातर प्राइम मिनिस्टर वहीं से आते हैं, उनके खिलाफ ये आंदोलन था। तो वो जो नेटवर्क है पीएफएलपी का, वो हमास ने यूज किया और वो पूरा यूज करके उसने ये खबर, ये पता लगा ली। और जो घटनाएं हुई, जो सीन्स आज हुए हैं कि वो हमास ने गोली चलाई, और इजरायली सोल्जर्स घायल हुए, घायल होने के बाद एक तो इजरायली सोल्जर इतनी बुरी तरह घायल था कि वो अपनी मौत की भीख मांग रहा था, लेकिन हमास ने उसको मारा नहीं। हमास ने कहा कि यही तुम्हारी सजा है कि तुम मौत की भीख मांगो। और ये जो देखिए इस तरह, और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो कम से कम 50 में से 11 इजरायली जब घायल हो गए, तो उसके बाद वहां के सिविलियंस से हमास ने कहा कि आप लोग ट्रीट करो इनको। वहां के सिविलियन से कहा, क्योंकि उनको वहां से बाहर ले जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। क्योंकि सीक्रेट ऑपरेशन था, इसको इजराइल ओन नहीं कर सकता था। यहां हेलीकॉप्टर आ जाते और इवैक्यूएट करने लगते। अमेरिका से इन्होंने वादा किया है कि जब भी राफा में हमला करेंगे हम आपको बता के करेंगे, तो वो सारी पोल पट्टी खुल जाती। ये पूरा एक मामला था।
तो वहां के सिविलियन से कहा कि तुम जो है इनको ट्रीट करो। और वहां के सिविलियंस, भाई इजराइल आम जो फिलिस्तीनी है, जो लड़ाका नहीं है, वो तो गुस्से से भरा है ना। इतने कि 34,000 लोग मार दिए, 1 लाख के ऊपर कैजुअलिटीज हैं। तो वो तो उन लोगों ने पहले उनको पत्थर मारना शुरू किया, लेकिन हमास वालों ने रोका, कहा कि ये पत्थर जो है आप रिजर्व करो, जब इसराइल के खिलाफ एक और बड़ी अपराइजिंग होगी तब इन पत्थरों का यूज करना, और शायद उसकी जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि हथियार अब इतने ज्यादा हमारे पास आ गए और जनता को हमास आर्म कर रही है। और इसी घटना में हमास जनता को ट्रेन भी कर रही थी, हमास जनता को ट्रेन भी कर रही, जनता के सामने ये सब हो रहा था। पूरा हमास के फॉर्मेशंस, वो सारी चीजें जनता के सामने हो रही थी। और हमास ने इस चीज को एक तरह का डिमॉन्स्ट्रेशन, क्योंकि हमास अभी तक मान लीजिए रैलीज, इसके पहले की बात मैं कर रहा हूं, आज से 3-4 साल पहले की रैलीज निकालना, ये करना, ये आमतौर पे फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के डिफरेंट फैक्शंस करते हैं, लेकिन एक ऑर्गेनाइज्ड वे में। अच्छा, और वो भी वहां की जनता ने देखा है कि टनल से निकल के लड़ना, वापस जाना, और या फिर जैसे अभी इजरायली जो किसी घर में हैं, कहीं उन्होंने घर कब्जा कर रखा है, गाजा में जैसे बहुत घटनाएं हुई, घर को आपने बूबी ट्रैप कर दिया, एक्सप्लोसिव से उड़ा दिया उनको, या जैसे अभी जो कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन हुआ कि पहले एक यूनिट को मारा, फिर वो यूनिट जो एक इजरायली यूनिट को हमास के लोगों ने मारा, फिर वो यूनिट भागी एक घर की तरफ, वो जो घर पहले से एक्सप्लोसिव से भरा हुआ था। तो वो सब एम्बुशेस, जिसको एम्बुश कहते हैं, घात लगाना कहते हैं, वो सारी चीजें लोगों ने देखी थी। लेकिन फिलिस्तीनी जनता ने यह कभी नहीं देखा था कि हमास, उसके पास एक सेना इस तरह की है जो कन्वेंशनल लड़ाई भी लड़ सकती है, और वाकई अपने दुश्मन से वो, मतलब उसके दुश्मन जो है इजरायली, वो मौत की भीख मांग रहे थे, और उनको मरने नहीं दिया हमास ने, और कहा कि तुमको मरने नहीं देंगे, और उन लोगों से कहा कि तुम इसको ट्रीट करो, एक फर्स्ट एड वहीं दो। और फर्स्ट एड देने के बाद, क्योंकि जब 11 जो इजरायली घायल हो गए, और उसके बाद जो 39 इजरायलीज थे वो वहां से रिट्रीट कर गए, भाग गए। और कैसे भागे, क्योंकि उनको ऑब्वियसली एक रिट्रीट, जो एक ऑपरेशन सीक्रेट होते हैं, कमांडो ऑपरेशन, उसमें रिट्रीट करने में भी सिखाया जाता है कि आप कैसे, क्योंकि उसमें फिर आप एक साथ अगर 50 लोग आए अलग अलग जगह से, तो एक साथ वो वापस नहीं जाएंगे, वो सब, हर इंडिविजुअल की ट्रेनिंग अलग होती है। लेकिन जो 11 फंस गए थे, उनको हमास ने वहीं पर ट्रीट कराया, और उनको भी होस्टेजेस ले सकता था हमास, लेकिन हमास अब होस्टेजेस वाले स्टेज से आगे चला गया है। उसके पास तो बहुत बड़े बड़े आईडीएफ के जनरल्स और ऑफिसर्स हैं इस समय होस्टेजेस, उसने उनको छोड़ दिया, और उनको फर्स्ट एड दिला के उनको जाके, वही जैसे वो लोग अपने भीख मांग रहे थे, मौत की भीख मांग रहे थे, उनको उन्होंने एक जाके वहां पर, बिल्कुल जैसे किसी कूड़े, जैसे फिलिस्तीनियों को इजरायली ट्रीट करते हैं, फिलिस्तीनी कैदियों को उठाते हैं, फेंक देते हैं, मतलब मार के, जो जिनको मार देते वो अलग बात है, लेकिन मार पीट के उनका इलाज के बिना फेंक देते। यहाँ उनका इलाज कराया, और फिर जाके उनको गाजा के बाहर जो बॉर्डर है, जो राफा से लगा हुआ एरिया है, वहां पर उनको लिटरली फेंक दिया, ताकि एक पूरा ह्यूमिलेशन भी हो जाए, जीत भी हो जाए, और ये भी हो जाए कि देखो हमने तुम्हें बख्शा। मॉरल सुपीरियरिटी वॉर में ये बहुत जरूरी होती है कि आपकी मॉरल सुपीरियरिटी हो, और ये चीज हमास ने एक प्लान वे में करके दिखा दी। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।